सदैव खुद भी खुश रहने वाली तथा दूसरों को भी खुश रखने वाली सुरभि को ना जाने आजकल क्या हुआ है कि हमेशा खोई खोई सी रहती, पूछने पर टाल जाती। आखिर जब मुझसे रहा ना गया तो एक दिन मैं उसे पकड़कर बैठ गई और फिर पूछा, सुरभि आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, बता ना आखिर हुआ क्या है। कुछ भी नहीं रेवती, तू तो यूं ही परेशान हो रही है। कुछ तो हुआ है, तू बताती क्यों नहीं। देख आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, जाने भी दे, अपने लिए मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहती, सुरभि ने कुछ उदास स्वर में कहा। सुरभि तू मुझे अब अपना नहीं मानती ऐसा लगता है। देख हमारी दोस्ती आज की नहीं है और मरते दम तक हम दोस्त रहेंगे। वह तो है, देख अपना दुख मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मैंने कहा। हाँ तुझसे तो बताना पड़ेगा वरना मेरा दम घुट जाएगा, सुरभि बोली। तू तो जानती है कि क्या कुछ नहीं गुजरा मुझ पर, परंतु वक्त का खेल समझकर सब स्वीकार करती रही। सचिन 2 बच्चे देकर मुंह मोड़ गया और दूसरी शादी कर ली। मैंने सह लिया। सब रिश्तेदार एक एक करके चले गए। किसी ने भी यह नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चों के साथ कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी। वह तो भला हो किरण का, जिन्होंने अपने पति से कहकर मुझे ये नौकरी दिलवा दी और मेरे घर की गाड़ी चल पड़ी। ये तो मैं भी जानती हूँ और तेरे साहस की मिसाल मैं ही नहीं बल्कि जितने भी परिचित हैं सब देते हैं, मैंने उसे सहारा देते हुए कहा। पर जब अब सब कुछ ठीक हो गया फिर तेरी उदासी की बात समझ में नहीं आ रही। इतना सब कुछ सहते हुए भी तूने अपना जीवन बड़ी जिंदा दिली से जिया ही नहीं, उसके हर पल को महसूस भी किया। मैंने कहा, अपने बच्चों के कैरियर को बहुत ही ऊपर पहुंचाया, यही नहीं कॉलोनी में अच्छी इज्जत भी कमाई। अब तो सब ठीक है, फिर क्या बात है। तू ठीक कह रही है पर एक बात तो है ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, उसने कुछ हंसते हुए कहा। अच्छा ऐसा क्या है, देख बहुत देर हो गई, अब रुक मत। सुरभि ख्यालों में खो गई, मानो उसका जीवन उसके सामने चलचित्र की तरह घूम रहा हो। वह रेवती से सब पुरानी यादें साझा करती गई। सचिन का उसकी ज़िंदगी में आना, वो उसकी तरफ यूँ खिंचती चली गई जैसे पतंग के साथ डोर। दुनिया के रिवाज सब उसके लिए बेमानी हो गए थे। मम्मी पापा ने कितना डांटा था, जमाने की ऊंच नीच सब समझाई थी, पर वह तो जैसे दीवानी हो गई थी। जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती बस उसे सचिन ही दिखाई देता और वह पागलों की तरह दौड़ी चली जाती। पापा गुस्सा होते, मम्मी अपना वास्ता देती, पर उसके लिए सब बेकार था सिवाय सचिन की। एक दिन जब वह सचिन से मिलने जा रही थी तो पापा ने डांटते हुए कहा, तुम नहीं मानोगी, क्या है उस आवारा लफंगे में जो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पापा मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती। बहुत पछताओगी तुम, बेटा मान जाओ वो अच्छा लड़का नहीं है, पापा ने समझाते हुए कहा। पापा वो मेरी ज़िंदगी है, सुरभि जिद करते हुए बोली। तो ख़त्म कर दो अपनी ज़िंदगी, झल्लाते हुए पापा बोले। क्या कह रहे हो जी, कुछ भी हो सुरभि हमारी इकलौती बेटी है, माँ बोली। उसी का तो फ़ायदा उठा रही है, पर जीते जी कैसे कुएं में ढकेल दें अपनी बेटी को। पापा कुछ भी हो मैं सचिन से ही शादी करूँगी। तो फिर अपना चेहरा हमें कभी ना दिखाना, पापा गुस्से से बोले। ऐसा मत कहो, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती, माँ ने सिसकते हुए कहा। चुप रहो, तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा हमें भुगतना पड़ रहा है, पापा गरजते हुए बोले और सुरभि सबको अनदेखा कर सचिन के साथ हमेशा के लिए चली गई। बाद में पता चला कि दोनों ने शादी कर ली है और इंदौर में बस गए हैं। आलोक जी ने अपने सीने पर पत्थर रख लिया, परंतु उनकी पत्नी सुषमा बेटी की याद में बीमार पड़ गई और एक दिन उसकी याद को अपने साथ लिए दुनिया से विदा हो गई। उधर सुरभि सचिन के साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब उसे अपने माँ पापा की याद आती तो उदास हो जाती। शुरू शुरू में सचिन उसका बहुत ध्यान रखता था। समय के साथ वह एक बेटी और एक बेटे की माँ बन गई। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे थे। कुछ दिनों से सुरभि महसूस कर रही थी कि सचिन अब उसका उतना ध्यान नहीं रखता जितना पहले रखता था। कुछ दिन तो इसे हल्के में लिया, सोचा शायद काम का बोझ ज़्यादा है, परंतु फिर यह रोज का नियम बन गया। सचिन आजकल तुम बहुत व्यस्त रहने लगे हो, सुरभि ने कुछ उदास होकर कहा। भाई घर चलाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा, सचिन ने कहा। काम तो पहले भी होता था पर आजकल कुछ ज़्यादा हो रहा है क्या। सचिन टाल कर चला गया,
पर आज सुरभि ने इसे कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से लिया। अब तो रात को भी देर से आना सचिन का नियम बन गया था। सुरभि पूछने की कोशिश करती तो झगड़ा होने लगता। उस दिन तो हद ही हो गई। उसकी सहेली पल्लवी कुछ दिन उसके साथ रहने आई थी। मुस्कुराते हुए सुरभि ने पहले तो परिचय कराया। सचिन, ये मेरी सहेली है, दिल्ली से आई है, यहाँ इसे कुछ काम है, करीब हफ्ता भर रहेगी। पल्लवी थी भला की खूबसूरत। सचिन ने पल्लवी को ठीक से नहीं देखा था। उसने बिना देखे ही सुरभि से कहा, सुरभि, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी यहाँ आकर रहे। सुरभि देखती रह गई। सचिन जी, आप चिंता ना करें, मैं मैनेज कर लूँगी, पल्लवी ने कहा। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, सचिन ने हंसते हुए कहा। सबने इसे मजाक में ले लिया, पर सुरभि नहीं जानती थी कि उसने अपने लिए कितनी बड़ी खाई खोद ली है। जो सचिन रोज़ देर रात आता था, वह शाम की चाय घर में ही पीने लगा। शुरू में तो सुरभि खुश हुई, पर धीरे धीरे उसे सब समझ में आने लगा कि सचिन उसके लिए नहीं बल्कि पल्लवी के लिए जल्दी आता है। चाय पीने के बाद दोनों किसी न किसी बहाने घर के बाहर निकल जाते। कभी बाहर से खाना खाकर आते तो कभी कहीं घूमकर उसे ऑर्डर देकर खाना बनवाया जाता। मम्मी, ये आंटी और कितने दिन रहने वाली है? एक दिन सुरभि के बेटे अथर्व ने पूछा। क्यों अथर्व, पल्लवी आंटी से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सुरभि ने पूछा। मम्मी, जब देखो तब पल्लवी आंटी की सेवा में लगी रहती हो, जैसे वे कोई महारानी हो, अथर्व ने कुछ चिढ़ते हुए कहा। हाँ मम्मी, और तो वे तो कोई काम नहीं करती, बस पापा से ही बातें करती रहती हैं और बाहर घूमने निकल जाती हैं, जैसे वे ही इस घर की मालकिन हो। बेटा, ऐसा नहीं कहते, वे मेहमान हैं, उन्हें कुछ काम है यहाँ, जब हो जाएगा तो चली जाएंगी। सुरभि ने बच्चों को तो दिलासा दे दिया, किंतु अपने मन को न समझा सकी। सारी रात बड़ी बेचैनी में काटी और निर्णय लिया कि सुबह पल्लवी और सचिन से बात करेगी। दूसरे दिन सुबह सब जब नाश्ता कर रहे थे तो सुरभि ने सचिन से कहा, सुनिए, मेरे ख्याल में अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, अगर पल्लवी का काम बाकी है तो किसी गर्ल्स हॉस्टल में इंतज़ाम कर लेगी। क्यों, ऐसी भी क्या जल्दी है? सचिन ने कहा। बात कुछ नहीं, बस बच्चों के एग्ज़ाम सिर पर है, उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, फिर मेहमान कुछ दिन के ही अच्छे होते हैं। कैसी बातें कर रही हो सुरभि, क्या पल्लवी से ये सब कहते ठीक लगेगा? फिर एक तो वो तुम्हारी सहेली है, इस नए शहर में कहाँ जाएगी? कहीं भी जाए या कहीं भी इंतज़ाम करे, ये हमारी सिरदर्दी नहीं, सुरभि ने कुछ झल्लाकर कहा। ठीक है, कुछ दिन और देखो, या तो वो कोई इंतज़ाम कर लेगी या फिर मैं ही उसका कोई इंतज़ाम कर दूंगा, तुम परेशान ना हो। सचिन उसे दिलासा देकर ऑफिस चला गया। सचिन का सारा दिन उधेड़-बुन में बीता। अब उसे पल्लवी का साथ अच्छा लगने लगा था। वो उसके बिना नहीं रहना चाहता था, परंतु सुरभि का क्या इलाज किया जाए? बहुत सोचने के बाद सचिन ने एक रास्ता सोचा। उसने शहर से बाहर बनी नई सोसाइटी में एक घर किराए पर लिया और उसमें पल्लवी को शिफ्ट कर दिया। एक बार को पल्लवी हिचकिचाई, सचिन, क्या ये ठीक रहेगा? देखो पल्लवी, तुम्हारा कोई नहीं है और अब ना ही मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम बताओ, क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी? इतने दिन साथ गुजारने के बाद क्या हम दोनों को एक दूसरे की आदत नहीं हो गई है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यह तो ठीक है, परंतु सुरभि और बच्चे, ऊपर से ये समाज क्या हमें जीने देगा? पल्लवी कुछ सोचते हुए बोली। देखो पल्लवी, अब मेरी तुम्हारी बात बहुत बढ़ गई है। अब ना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। तुम्हारी तो तुम ही जानो, पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारी सोच भी यही है। वह सब तो ठीक है, परंतु सुरभि मेरी सहेली है और उसके साथ ये अन्याय होगा। तुम्हें अब सिर्फ अपने और मेरे बारे में सोचना है पल्लवी, सचिन ने बात खत्म करते हुए कहा। अब देखो, इस शहर में कितने ही लोगों से तुम्हें मिलवा दूंगा, जिन्होंने ना सिर्फ 2-2 शादियां कर रखी है बल्कि दोनों निभा भी रहे हैं। परंतु लोग क्या कहेंगे? पल्लवी बोली। देखो पल्लवी, अब तुम कुछ मत सोचो, सोचो तो सिर्फ अपनी नई जिंदगी के बारे में। सचिन की बात सुनकर पल्लवी ने उसे सोचने के लिए 2 दिन का समय मांगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम्हारी ज़रूरत का सारा सामान यहाँ है। सचिन घर पहुँचा तो सुरभि और बच्चे उसे अकेला देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि पल्लवी चली गई है अपने शहर। सुरभि ने मुस्कुराते हुए पूछा, आज अकेले? क्या पल्लवी वापस चली गई? सचिन चुप रहा और अपने कमरे में कपड़े चेंज करने चला गया। सुरभि कुछ सोचती रह गई। जब वह वापस आया तो सुरभि ने फिर दोहराया,
आपने बताया नहीं कि पल्लवी वापस चली गई क्या? देखो सुरभि, तुमने चाहा कि पल्लवी यहाँ से चली जाए और वो चली गई। अब वह कहाँ गई और क्यों गई इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। रहा मेरे जल्दी आने का प्रश्न, तो आज मैं ये फैसला करके आया हूँ कि अब मैं पल्लवी से शादी कर रहा हूँ। तुम साथ रहोगी या अलग, ये फैसला तुम्हें करना है। सुरभि और बच्चे ये सुनकर अवाक रह गए। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? सुरभि ने लगभग चीखते हुए कहा। दोनों बच्चे अथर्व और अदिति डर गए। तभी सुरभि को लगा कि उन्हें बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। अतः उसने सामान्य होने की कोशिश की और बच्चों से कहा, बेटा आप दोनों अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। अब बच्चे इतने भी छोटे नहीं थे कि वे अपनी माँ की बात न समझ सके। दोनों सिर झुकाए अपने कमरे में चले गए। हाँ, अब बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? तुम्हें पल्लवी से शादी करनी है? तुम इतनी बड़ी सज़ा मुझे कैसे दे सकते हो? सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अपने माँ पापा और घर परिवार को छोड़कर आई थी। हाँ, तुम आई थी, पर यह फैसला भी तुम्हारा था। फिर मैं कब मना कर रहा हूँ कि क्या बिगड़ जाएगा अगर पल्लवी हमारे साथ रहे? सचिन ने कहा। ये कभी नहीं हो सकता सचिन, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। तुम मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते। अन्याय? जो अन्याय करता है उसे अन्याय ही तो मिलता है। यही दुनिया का सत्य है। तुमने भी तो अपने माँ पापा के साथ अन्याय किया था। तुम्हारी माँ असमय गुजर गई, वे क्या जी पाई? और पापा, वे भी जैसे जी रहे हैं वह जीना नहीं होता। क्या तुमने उनके लिए सोचा? आज बात करती हो धोखे की, उसकी वजह भी तुम थे सचिन। तुमने तो मुझे ना घर का छोड़ा और ना घाट का। सुरभि ने सिर थामते हुए कहा। अब ये फैसला तुम्हारा है कि सुरभि तुम साथ रहो या अलग। हाँ, ये जरूर है कि तुम्हारे और बच्चों के खर्च का पैसा मैं तुम्हें देता रहूँगा। सचिन ने कहा। बस करो सचिन, तुम क्या दोगे? जाओ, आज मैंने तुम्हें आज़ादी दी। तुम्हारा नया घर, नई पत्नी, तुम्हें मुबारक। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से अभी, इसी वक्त। सुरभि ने चिल्लाकर कहा तो सचिन चला गया। सुरभि की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा। उसकी बनाई दुनिया, उसका घर, उसके सपने, सब कुछ भर भरा कर ढह गया। तभी बिल्ली ने कूदकर फ्लावर पॉट गिरा दिया तो सुरभि की तंद्रा भंग हुई। फिर क्या हुआ सुरभि? मैंने पूछा। होना क्या था? सचिन मुझे अदर में छोड़कर चला गया और आज मैं अपने बच्चों के साथ अकेले ज़िंदगी गुजार रही हूँ। सारे दुख, सारा अकेलापन अपने अंदर समेटे चलती जा रही हूँ बस। परंतु कब तक? मैंने पूछा। जब तक जीवन है। ना मैं हारूंगी, ना सचिन के पास जाऊंगी और ना ही अपने पापा के पास। चल जाने भी दे। जब भी कभी तू अकेलापन महसूस करेगी, मुझे अपने करीब पाएगी। उधर सचिन ने पल्लवी से शादी कर ली और अपने नए घर में मगन हो गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता सभी को मालूम हो गया। सामने तो कोई कुछ नहीं कहता था, परंतु पीठ पीछे सभी उसकी बुद्धि पर तरस खाते। देखो, सचिन ने इस उम्र में अपनी इतनी सुंदर सुघड़ पत्नी और 2 बच्चों को छोड़कर नई शादी कर ली। नितिन जी बोले। भाई, हम तो सुरभि भाभी के बारे में सोचते हैं। वे अकेली ही हर हालात का सामना कर रही हैं। मिश्रा जी कुछ सोचते हुए बोले। ऐसा नहीं था कि सचिन को इन सब बातों का पता नहीं था, परंतु वह बड़ी चतुरता से सफाई दे देता था। एक दिन सचिन लौटा तो उसके हाथ में मनाली के 2 टिकट थे। घर में घुसते ही चिल्लाया, पल्लवी, ओ पल्लवी, देखो मैं क्या लाया हूँ। क्या लाए हो? पल्लवी ने पूछा। सोचो क्या हो सकता है? पल्लवी मुस्कुराकर बोली, क्या होगा? पिक्चर के टिकट होंगे या फिर होटल में डिनर का ऑफर। नहीं डार्लिंग, हम कल 1 हफ्ते के लिए मनाली जा रहे हैं। क्या नज़ारा होगा, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। चलो फटाफट पैकिंग कर लो। दूसरे दिन जब वे मनाली पहुँचे तो लगभग सारे होटल्स बुक थे और फिर टैक्सी वाले की सहायता से जो होटल मिला उसे देखकर सचिन को ज़बरदस्त झटका लगा। वही होटल और तो और वही कमरा जहाँ वह पहली बार सुरभि को लेकर आया था। उसे हैरानी में देखकर पल्लवी बोली, क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस यूं ही जरा सोच रहा था कि देखो वक्त भी क्या क्या खेल दिखाता है। अभी कुछ दिन की तो बात है, मैं किसी काम से मनाली में आया था और उस वक्त भी यही होटल और तो और यही कमरा था। पल्लवी, सचिन ने आधा झूठ और आधा सच बोला। वो कैसे बताता उसे कि यहाँ इसी कमरे में उसने और सुरभि ने अपना हनीमून मनाया था? झूठ तो उसने कह दिया, किंतु उसका मन उखड़ गया था। दूसरे दिन दोनों घूमने निकल गए। यह भी अजीब बात थी, जिस सुरभि को छोड़कर पल्लवी के लिए वो बेताब था,
और उसके साथ शादी करके उसके साथ हनीमून मनाने आया था, उसे छोड़कर हर जगह उसे सुरभि नज़र आ रही थी। वह काफ़ी परेशान हो रहा था। उसके अंदर यह बदलाव पल्लवी भी महसूस कर रही थी, परंतु उसने सोचा कि हो सकता है कोई ऑफिस की बात उसे परेशान कर रही हो। उसने बहुत पूछा भी, परंतु उसने टाल दिया। आज उसे लगा कि दो दो नाव पर सवार होना कितना मुश्किल है। होटल आकर वह पलंग पर ढेर सा हो गया। क्या बात है सचिन, काफ़ी थके थके से लग रहे हो और काफ़ी परेशान भी। सचिन ने कहा, हाँ थक तो गया हूँ। ऐसा करते हैं पल्लवी, वापस चलते हैं। क्यों? बस ऑफिस का एक ज़रूरी काम याद आ गया, जाना ज़रूरी है, फिर कभी प्रोग्राम बना लेंगे। ठीक है, पल्लवी बोली और फिर पैकिंग करने लगी। दूसरे दिन वापस आ गए। सब काम अपने ढर्रे पर चलने लगे। एक दिन सचिन व पल्लवी शॉपिंग के लिए गए तो उन्होंने अदिति को देखा। वह अपनी फ्रेंड के साथ स्कूटी पर जा रही थी। तभी एक बाइक सवार ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी और वे दोनों गिर पड़ी। सचिन और पल्लवी उसकी तरफ दौड़े। उसे उठाने के लिए पल्लवी ने हाथ बढ़ाया तो उसने बड़ी घृणा से उसका हाथ झटक दिया। पल्लवी ने कहा, अदिति तुम ठीक तो हो? तुम तो ठीक हो, मैं ठीक हूँ या नहीं इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? अदिति ने गुस्से और नफरत से कहा, ऐसा ना कहो बेटा, मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। पल्लवी ने कुछ मायूसी से कहा, आप जानती हैं कि माँ क्या होती है? कभी आपने जाना माँ को? माँ तो बस देना ही जानती है और आपने तो बस छीनना ही जाना है। हमसे हमारे पापा को छीना, हमारे घर की सुख शांति छीनी, मेरी माँ का सुहाग छीना। आप क्या जानो माँ और माँ के त्याग को? अदिति, क्या तुमने बात करने की तमीज़ छोड़ दी? सचिन ने चिल्लाते हुए कहा। पापा, मैंने तो सिर्फ बात करने की तमीज़ छोड़ी है, किंतु आपने तो हम सबको छोड़ दिया। और सिसकते हुए अदिति अपने जख्म को बिना देखे चली गई। दोनों का मूड खराब हो गया था। दोनों वापस घर आ गए। दूसरे दिन सचिन अपने ऑफिस चला गया। पल्लवी के कानों में अदिति के कहे शब्द हथौड़े की तरह पड़ रहे थे। जानती हो माँ क्या होती है? तुमने तो बस छीना है। तुमने मेरे पापा को छीना है, हमारे घर की सुख शांति छीनी है। हाँ छीना है। हाँ, मैंने अपनी सहेली का घर उजाड़ा है, उसे बर्बाद कर दिया है। मैं दोषी हूँ। एकाएक पल्लवी अपना सिर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी अचानक सचिन आ गया। बोला, क्या हुआ पल्लवी, तुम चिल्ला क्यों रही थी? क्यों परेशान लग रही हो? कुछ खास नहीं, बस यूं ही कुछ पुरानी यादें याद हो आई थी। मगर तुम कैसे आ गए? वे अपने कुछ ज़रूरी पेपर्स घर भूल गया था। पल्लवी, लिफाफे में कुछ कागज़ थे, तुमने देखे क्या? नहीं तो। कहाँ रखे थे? अलमारी में थे, जरा देखो तो, सचिन ने कहा और फिर सोफे पर बैठ गया। पल्लवी बेडरूम की तरफ थी। थोड़ी दूर ही चली थी कि गिर पड़ी। अरे क्या हुआ? सचिन तेजी से उसकी तरफ लपका। पल्लवी को उठाकर बेड पर लिटाया और पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। पल्लवी ने धीरे से आंखें खोली। अरे क्या हुआ? सचिन तेजी से उसकी तरफ लपका। पल्लवी को उठाकर बेड पर लिटाया और पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। पल्लवी ने धीरे से आंखें खोली। क्या हुआ पल्लवी? तबीयत खराब थी तो मुझे बताया होता, मैं पहले तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। खैर कोई बात नहीं, अब चलते हैं। नहीं सचिन, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, कोई ख़ास बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। सचिन उसका माथा सहलाने लगा। देखो पल्लवी, लगता है अकेलेपन की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, कुछ व्यस्त रहा करो। सचिन, मैंने बहुत गलत काम किया है ना, बहुत बड़ी भूल की है। कौन सी भूल पल्लवी? मैंने अपनी सहेली का पति छीना, उसका घर उजाड़ दिया, उसकी हाय लगेगी मुझे। हमने कोई गलत काम नहीं किया है पल्लवी, हमने प्यार किया है, दोनों एक साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, शादी की है, क्या गलत किया है? मैंने तो सुरभि को भी कहा था कि वो हमारे साथ रहे। क्या दो पत्नियां एक साथ नहीं रह सकती? और यदि नहीं तो हम क्या कर सकते हैं? मैं तो उसका खर्चा भी उठाने को तैयार था, किंतु वह ज़्यादा स्वाभिमानी बनना चाहती है तो उसमें हमारा क्या दोष? उसके बाद सचिन उसे समझा बुझाकर वापस अपने ऑफिस चला गया। पल्लवी ने एक नॉवेल उठाया, परंतु उसका मन फिर किसी भी काम में नहीं लगा। बार बार उसे अदिति की बात याद आ रही थी। उसका मन भी बार बार उसे ही दोषी मान रहा था। जैसे तैसे शाम हुई और सचिन ऑफिस से आ गया। उसने चाय बनाई और दोनों अपना अपना कप लेकर बालकनी में आ गए। क्या बात है, आज कुछ परेशान दिखाई दे रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही मन नहीं लग रहा। चलो तो आज कहीं घूम फिर आते हैं, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। और फिर दोनों तैयार होकर बाहर निकल गए।
पास ही एक पार्क था। दोनों जाकर नरम घास पर बैठ गए। अभी कुछ देर ही हुई थी उन्हें वहां बैठे, तभी एक तरफ कुछ शोर सा हुआ। उत्सुकतावश दोनों भी वहां पहुंच गए। बड़ा ही अजीब नज़ारा था। एक महिला अपने पति के साथ मारपीट कर रही थी। उन्होंने कारण पूछा तो पता चला कि उसने अपने पति को दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था। ये कहने को तो एक साधारण बात थी, परंतु इस बात ने पल्लवी के मन मस्तिष्क पर उल्टा प्रभाव डाला। उसके दिमाग में सुरभि का चेहरा घूम गया। उसे और गिल्टी महसूस होने लगी। अब यह रोज का नियम हो गया था कि पल्लवी चुपचाप अपने काम निपटाकर उदास सी रहती। उसकी इस हालत में सचिन परेशान रहने लगा। जो जीवन उन्होंने चुना था वह उन्हें बजाय खुशी देने के परेशानी देने लगा। और हद तो तब हुई जब पल्लवी ना सिर्फ डिप्रेशन में बल्कि आक्रामक भी हो गई। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना, गुस्से में कोई भी चीज़ उठाकर फेंक देना उसका नियम बन गया। एक दिन तो छोटी सी कहा सुनी पर पल्लवी ने कप उठाकर सचिन को दे मारा। तब सचिन को लगा कि अब कुछ ठीक नहीं है। वह उसे लेकर न्यूरोलॉजिस्ट के पास गया। डॉक्टर ने पल्लवी की जांच करके कहा, सचिन, पल्लवी के दिमाग को कोई सदमा लगा है जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। फिर डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखी और कहा, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करे। दवा चलती रही। सचिन हर संभव कोशिश करता कि पल्लवी खुश रहे, पर कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ हो जाता कि पल्लवी को सुरभि का बुझा चेहरा और अदिति के शब्द याद आ जाते। उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। अब इस बात की चर्चा आसपास भी होने लगी थी। अभी दोपहर को वो बालकनी में खड़ी थी कि दीपिका ने इशारा करते हुए वनिता से कहा, सुना है कि पल्लवी न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई थी, उन्हें कुछ दिमागी बीमारी है। अरे भाई, किसी का बुरा करके कोई सुखी हुआ है कभी? मुझे तो बेचारी सुरभि पर तरस आता है। इसने उसका पति छीनकर उसे और उसके 2 बच्चों के साथ बहुत बुरा किया। अब भरेगी भी तो यही, वनिता बोली। इतना सुनकर पल्लवी कमरे में आ गई और आते ही बिस्तर पर पड़ गई। जब लंच के लिए सचिन आया तो उसने देखा और तुरंत उसे लेकर डॉक्टर के यहाँ गया। डॉक्टर साहब चिंतित होकर बोले, सचिन, इतनी दवा के बावजूद पल्लवी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, परंतु मेरी पल्लवी को ठीक कर दीजिए। उसी समय डॉक्टर ने पल्लवी को एडमिट कर लिया। सचिन अब तिहरी मुसीबत में फंस गया। एक तरफ उसका काम, दूसरी तरफ घर, और अब अस्पताल भी सुबह शाम जाना। वह बुरी तरह थक चुका था। उस दिन के बारे में सोचता जब वह पल्लवी को लेकर घर और बच्चों को छोड़कर आया था। शादी के बाद के संबंधों का सच अब उसकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा था। परंतु क्या हो सकता था? अब गले पड़े ढोल को बजाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। ना तो वह पल्लवी को छोड़कर वापस सुरभि के पास जा सकता था, और पल्लवी थी कि वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर, जैसे तैसे वह अपने तीनों जिम्मेदारियां निभाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन सुरभि मार्केट गई, वहीं उसे रेवती मिली। दोनों ही बड़ी गर्मजोशी से मिली। तभी रेवती बोली, चल, बहुत दिनों के बाद मिली है, कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। नहीं रेवती, जल्दी घर जाना है, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सुरभि ने जवाब दिया। चल भी ना, कितने दिनों बाद तो मिली है, थोड़ी गपशप हो जाएगी। और फिर दोनों एक कैफ़े हाउस में चली गई। बातें करते करते बात पल्लवी पर आकर ठहर गई। अचानक रेवती बोली, सुना है सुरभि आजकल सचिन बहुत परेशानी में है। क्यों? अब तो उसे खुश रहना चाहिए। उसने पल्लवी से शादी भी कर ली, जो वो चाहता था, और मैं भी उससे कोई वास्ता नहीं रखती जिसका उसे डर था। अरे ये सब तो ठीक है, परंतु सुना है कि पल्लवी डिप्रेशन में आ गई है और आजकल सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। डिप्रेशन में वह? परंतु उसे तो सब प्राप्त है जिसकी उसे चाह थी। अब उसे और क्या चाहिए? देखा जाए तो डिप्रेशन में तो मुझे आना चाहिए, मेरा तो सब कुछ उसने छीन लिया है। खैर छोड़ो, सब समय का खेल है। नहीं तो मैं क्यों अपना घर छोड़कर सचिन के साथ घर बसाती। पर रेवती, ये तो बता कि तुझे कैसे पता चला कि वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है? अरे मैं तो इनके दोस्त को देखने गई थी तो वहाँ सचिन मिले थे, वही बता रहे थे। अच्छा, किस वार्ड में है? रूम नंबर क्या है? सुरभि ने पूछा। क्यों, अब भी तुझे उससे मिलने जाना है? रेवती ने पूछा। हाँ यार, सोच रही हूँ मिल लेती हूँ। कुछ भी हो, वो मेरी सहेली है और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी तो नहीं। उसकी करनी उसके साथ और मेरी करनी मेरे साथ, कह सुरभि पल्लवी का रूम नंबर लेकर घर आ गई। अथर्व और अदिति ने उससे बहुत मना किया कि, परंतु उसने यही कहा कि इस सारे किस्से में जितनी
गुनहगार पल्लवी है, उससे कहीं अधिक गुनहगार सचिन है और इसका खामियाजा अकेली पल्लवी उठा रही है। अकेले दिन में वह पल्लवी से मिलने अस्पताल पहुंची। वहां उसने देखा कि पल्लवी चीख चिल्ला रही है। तभी डॉक्टर आए और उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया। धीरे धीरे पल्लवी नींद के आगोश में चली गई। सुरभि वहां रखी कुर्सी पर बैठकर गहरी सोच में डूब गई। उसे पल्लवी पर बड़ा तरस आ रहा था। वह सोच रही थी कि क्या ये वही पल्लवी है जो उसके पास आई थी। तब कितनी निर्मल, कितनी खुशमिजाज और सुंदर थी, और आज ऐसे पड़ी है बेचारी। सुरभि का दिमाग कुछ कह रहा था और दिल कुछ और। दिल तो कह रहा था कि ये उसकी सहेली है, उसे ऐसी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, मगर दिमाग में तो चल रहा था कि उसने उसके साथ क्या किया था। वह बड़ी दुविधा में पड़ी थी। परंतु उसके पैर डॉक्टर के कैबिन की तरफ चल पड़े। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? सुरभि ने पूछा। यस, कम इन, डॉक्टर बोले। उसने डॉक्टर साहब से पल्लवी के बारे में सारी जानकारी ली और उसे डिस्चार्ज करा लिया। अगले दिन जब सचिन पल्लवी के कमरे में पहुंचा तो पल्लवी वहां नहीं थी। उसने नर्स से पूछा तो उसने बताया कि कल कोई मेम साहब आई थी। अपने को उसका दूर की बहन बता रही थी। वे ही उसे अपने साथ ले गई हैं। सचिन ने बहुत खोजबीन की परंतु कुछ हासिल ना हुआ। उसने बहुत हंगामा भी किया किंतु कुछ हाथ न लगा तो उसने डॉक्टर को धमकी दी कि वह लापरवाही के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएगा। परंतु डॉक्टर ने उसे ना जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि वो चुपचाप अपने घर चला गया। सचिन घर पहुंचा तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। उसका तो ये हाल हो गया था कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। खाली घर उसे काटने को दौड़ रहा था। एक और पल्लवी जिसका कुछ पता ना था तो दूसरी ओर सुरभि, उसके पास जाने का उसमें साहस न था। एक डर यह भी सचिन को सता रहा था कि कहीं कोई पल्लवी के बारे में ना पूछ ले। पल्लवी कहाँ गई कहाँ नहीं उसे पता नहीं था। कहीं उसका कोई रिश्तेदार ना धमके। सचिन अपने स्तर पर चुपचाप उसकी खोजबीन में लगा था। इसी उधेड़-बुन में वह चला जा रहा था। देखा सामने से सुरभि आ रही है। वह उससे बचना चाहता था कि वह सामने आ गई और उसे देखकर बोली, कैसे हो सचिन? ठीक हूँ, सचिन ने जवाब दिया। और पल्लवी कैसी है? प्रश्न सुनकर सचिन को काटो तो खून नहीं। सारी बातें यहीं पूछोगी? सुरभि, चलो कहीं बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, सचिन ने कहा। इसकी ज़रूरत नहीं, सुरभि बोली। सुरभि, सच तो ये है कि पल्लवी की तबीयत बहुत ख़राब थी। उसे मैंने सिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, किंतु पता नहीं इसकी कौन सी दूर की बहन वहाँ आई और मेरी गैर मौजूदगी में उसे अपने साथ ले गई। फिर तुमने ढूंढा नहीं पल्लवी को? बहुत ढूंढ रहा हूँ परंतु कुछ पता नहीं चल रहा, सचिन परेशान सा बोला। अब क्या करोगे? पुलिस में रिपोर्ट करोगे? यही तो नहीं कर सकता हूँ। क्यों? सुरभि ने पूछा। क्योंकि डॉक्टर और उसकी अनजानी बहन मुझे धमकी दे रहे हैं कि वह मुझे दफ़ा 420 के केस में फंसा देंगे, क्योंकि एक पत्नी और बच्चे के होते हुए मैंने दूसरी शादी की। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो सुरभि। सचिन, तुम तो वो इंसान हो जो किसी का भी सगा नहीं हो सकता, ना मेरा और ना पल्लवी का। जानना चाहते हो पल्लवी कहाँ है? वो मेरे पास है और धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में लाभ भी हो रहा है, किंतु अब वह तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। जैसे ही वह ठीक हो जाएगी वापस दिल्ली चली जाएगी और तुम अपना स्वयं सोच लो। सचिन कोई जवाब देता उससे पहले ही सुरभि उसकी नज़रों से दूर जा चुकी थी। उसके चेहरे पर संतोष की रेखा थी। जो धोखा सचिन ने उसे दिया था, आज उसका जवाब उसने दे दिया था। सचिन वहीं अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब ना तो वह घर का था न घाट का। अब ना उसके बच्चे उसे स्वीकार कर पाएंगे और ना ही उसकी दोनों पत्नियां। अब वह कहीं का नहीं रहा। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।